हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 के उदाहरण। उससे पहले हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, क्योंकि हमें 3.5 और 3.5 के उदाहरण वज्र गुणन विधि से हल करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखो, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x, और वज्र गुणन विधि के लिए क्या करते हैं, जो x लिखते हैं, x का मान निकालने के लिए हमें जो x का गुणांक होता है उसे हम छोड़ देते हैं, और y के गुणांक तथा अचर पद को हम यूज लेके x का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर x लिख दिया मैंने, बट्टे में क्या आ जाएगा, जो ये b1 और b2 आ जाएगा, और b1 और b2 यहाँ पे आ जाएगा, और उसी के क्रम में आगे c1 और c2 हो जाएगा। हमें x वाले गुणांक को छोड़ देना है, जैसे यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, a1 और a2 को छोड़ दिया है। तो अब बराबर में क्या आ जाएगा, अब जब हम y का मान निकालते हैं तब हमें y के गुणांक को छोड़ देना है, x के गुणांक तथा अचर पद को काम में लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये c1 है तो वापस यहाँ पे c1 ही लेना है, यहाँ पे c2 आ जाएगा। इस क्रम को आगे वापस यहीं पे लेना है। उसके बाद हमारे पास बच्चा कौन सा है, अब a1 और a2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1 और a2। अब हमारे पास अचर पद बचा है, तो अचर पद के लिए हम एक डिनोट करेंगे, और बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो पद है वो वापस यहाँ पे लिख दो, a1 और a2। अब हमें अचर पद तो लेना नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा है, b1 और b2, a1 a2 हमने ले लिया है, तो यहाँ आ जाएगा b1 और b2। हमें अचर पद निकालने के लिए क्या करना होगा, जो अचर पद है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखो a1 और ये a1 यहाँ पे भी आ गया, और a2 यहाँ पे है तो a2 यहाँ पे भी आ गया। अब बचा था हमारे पास, जो अचर पद ने छोड़ दिया तो बचा था हमारे पास b1 और b2। अब b1 b2 बचा हुआ था, तो b1 और b2 हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो, शुरुआत में b1 और b2 से शुरू होता है, तो अंत में भी b1 और b2 से समाप्त होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिखना है, क्रम यही होगा, वरना आपके अगर ये क्रम ऊपर नीचे हो गया तो ये क्वेश्चन में आपको गलत आंसर शो करेगा। तो यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर में x का मान क्या आ जाएगा, b1 को c2 से गुणा करना है, पहले इसको गुणा करना है b1 को c2 से, b1 इंटू c2 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, और अब इसको b2 को c1 से गुणा कर देना है, b2 c1। उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे हम, y का मान आ जाएगा हमारे पास c1 और a2 को गुणा कर देंगे, c1 a2, बाद में हमारे माइनस आ जाएगा, और c1 और c2 और a1 को गुणा कर देंगे, c2 a1। अब यहाँ पे अचर पद बचा है, तो अचर पद लिख देंगे ऊपर, a1 और b2 को गुणा करेंगे पहले, a1 b2। यहाँ पे अचर पद बचा है, तो हम पहले क्या करेंगे, a1 b2 को गुणा कर देंगे, फिर बाद में माइनस आ जाएगा। अब a2 को b1 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब इस विधि से अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 14, प्रश्नावली 3.5 के जो उदाहरण है, उसमें सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपये है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपये है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर के किराए को मान लेंगे। तो माना मल्लेश्वरम का किराया बराबर x रुपये है, तथा यशवंतपुर का किराया y रुपये है। अब हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है 2 टिकट मल्लेश्वरम तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो हमें 46 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, हम इस कंडीशन को यहाँ पे फिल कर देंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन है हमारी 2 टिकट मल्लेश्वरम के हैं, तो देखो एक टिकट के कितने किराए हैं, x रुपये, तो 2 टिकट के हो जाएंगे 2x, और 3 टिकट है यशवंतपुरम के, तो हमारे पास एक टिकट का y रुपये हैं, तो 3 टिकट के 3y, और कुल कितने रुपए हैं, 46 रुपये, तो ये हो जाएगा 46। अब इसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें अचर पद को बराबर की इस साइड लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x,
प्लस 3y ये बराबर के इधर आते ही -46 हो जाएगा बराबर में 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब हमें पुनः दूसरी कंडीशन से हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो पुनः दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुरम के हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर में कितने 74 रुपये हैं। तो हम यहाँ पे 74 लिख देंगे। अब हमें इस 74 को बराबर की साइड लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वस टू 0। इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1 नंबर और 2 नंबर। अब हमें यहाँ से a1 और a2 का मान लिख देना है। तो हमारे पास a1 क्या है, a1 जो हमारे पहले समीकरण में है, a1 हमारा होगा जो x का गुणांक है। तो a1 हो जाएगा हमारे यहाँ से 2 और b1 क्या हो जाएगा 3 है, c1 क्या हो जाएगा -46 और उसी प्रकार हम a2 का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, a2 का मान 3 है तो a2 का मान आ गया 3, b2 का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5, जो y का गुणांक होगा वो b2 का मान है, और c2 का मान हो जाएगा जो हमारा अचर पद होता है -74। ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान आ गए हैं। अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हमें x बट्टे में जो a1 है इसको छोड़ देंगे और a2 को भी छोड़ देंगे। हमें b1 b2 तथा c1 c2 को यूज में लेना है। तो b1 की जगह हमें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और b2 की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 और c1 c2 की जगह है -46 और -74 है, ये 74 आ जाएगा बराबर में y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हमें b1 और b2 को छोड़ देना है। तो पहले ये आ जाएगा -46 -74। अब आगे a1 और a2 को लिख देंगे तो 2 और 3 आ जाएगा और बराबर में अचर पद वाला हमारे पास है 2 और 3 को यहाँ पे लिख देंगे, 2 या 3 आ जाएगा। और अब b1 और b2 को लिख देंगे तो 3 और 5 आ जाएगा। अब हमें इनको गुणा करवा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, 3 को -74 से गुणा करा देंगे, 3 इंटू -74 माइनस आएगा बीच में फॉर्मूले में, और अब हमें 5 इंटू -46 करना है। अब हमें y का मान निकालने के लिए उसी प्रकार -46 को 3 से गुणा कर देंगे, -46 इंटू 3 -74 इंटू 2 हो जाएगा बराबर में 1 बट्टे में 2 को 5 से गुणा करा देंगे और -3 इंटू 3 हो जाएगा। अब हम इसको गुणा करवा के हल कर देते हैं। तो यहाँ पे x बट्टा 3 इंटू -74 कितना हो जाएगा -222 और ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 5 को 46 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 230 बराबर में y बट्टे में है -46 को 3 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास -138। ये माइनस इस माइनस से गुणा होके प्लस हो जाएगा। अब 74 को 2 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 148 बराबर में 1 बट्टे में 2 को 5 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 और माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब हम इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा x बट्टे में -222 है और प्लस के 230 है तो यहाँ पे माइनस होके ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के 8 बराबर में y बट्टे में हो जाएगा -138 है और प्लस के 148 है तो ये माइनस होके 10 बन जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस 10 आ जाएगा बराबर में ये 1 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इसको एक बार अचर पद को x के बराबर कर देंगे और एक बार अचर पद को y के बराबर कर देंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो x बट्टा 8 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 1 के। तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिल जाएगा, वज्र गुणा करने पर 1 को x से गुणा करवाएंगे तो x ही आएगा और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। ये हमारा x का मान आ गया। उसी प्रकार हम y का मान निकाल देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y बट्टे 10 बराबर में अचर पद को बराबर कर दो 1 बट्टा 1। अब यहाँ से y इंटू 1 y ही होगा और 10 इंटू 1 10 ही होगा। तो यहाँ पर हमें
एक्स और वाई के मान मिल गए हैं। तो हमें एक्स का मान किसका माना था हमें किराया, अतः लिख देते हैं हम, अतः मल्लेश्वरम का किराया हमने एक्स माना था, तो एक्स का मान कितना है, 8 रुपये है। और तथा यशवंतपुर का किराया हमने वाई रुपये माना था, तो यहाँ पे वाई का मान हमारे पास आ गया 10, तो 10 रुपये। ये दोनों के आंसर आ गए। मल्लेश्वरम का किराया हमारे पास है 8 रुपये और यशवंतपुर का किराया है 10 रुपये। ये दोनों हमने वज्र गुणन विधि से हल कर दिए हैं। अब हम आगे करेंगे उदाहरण नंबर 15। तो अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 15, जिसमें दिया हुआ है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो देखो यहाँ पे हमें पी का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों समीकरण के लिए अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, हम सब पहले क्या करते हैं, A1, B1 और C1 का मान ज्ञात करते हैं और A2, B2 और C2 का मान देखते हैं क्या होता है। हमारे पास अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे पास देखो ये समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है हमारे पास A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। ये कंडीशन होती है अद्वितीय हल होने के लिए। जो A1 और A2 का मान आएगा A1/A2 का, वो B1/B2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम A1 और A2 का मान निकाल लेते हैं। A1 हमारे पास क्या है, A1 है हमारे पास 4 और A2 है हमारे पास 2 और B1 हमारे पास है P और B2 है हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 का मान है 4 बट्टे में A2 का मान है 2 बराबर नहीं है P/2 के, क्योंकि यहाँ पे B2 का मान 2 है और B1 का मान P है। तो देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो P का मान क्या आ जाएगा, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी P not = 4। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला है, जो P का मान है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 4 के अलावा कोई भी मान हो तो इन दोनों समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म, तो P के 4 के अलावा कोई भी मान होगा उसके लिए इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। ये इसका आंसर हो गया। हमें यहाँ पे P का मान 4 नहीं लेना है, बाकी कोई भी लेंगे तो इसका मान अद्वितीय हल के रूप में आ जाएगा। ओके, अब हम आगे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। तो अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 16, जिसमें हमें दिया हुआ है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान लिख देंगे। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है, K है, और B1 का मान 3 है, ये जो दिया हुआ है। पहले समीकरण से हम A1 A2 और A1 B1 और C1 के मान लिख देंगे। तो ये हो जाएगा C1 बराबर -K-3। अब दूसरे समीकरण से हम A2 और B2 और C2 के मान लिख देंगे। तो A2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 12, और B2 का मान क्या हो जाएगा, K है, और C2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से -K। अब यहाँ पे हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर होता है
B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 के। ये सब आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब हम यहाँ पे सबके मान रख देंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा K/12 बराबर में 3/K बराबर में -K-3 बट्टे में है -K। यहाँ से माइनस कट जाएगा। अब सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा K/12 बराबर 3/K। यहाँ से K का मान क्या आ जाएगा, K को K से गुणा करेंगे तो K² हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, और 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ से K का मान निकालने के लिए हमें प्लस माइनस, यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो K का मान यहाँ से क्या आएगा +/6। तो एक बार K का मान है 6 और एक बार है -6। तो K का यहाँ से हमें 2 मान मिल गए हैं। यहाँ से K का मान एक बार आ गए 6, एक बार -6। और अभी हम यहाँ करेंगे सॉल्व इसको 3/K को बराबर में K-3/K को, इसको हल कर देंगे तो K से K कट जाएगा और यहाँ से 3 बराबर K-3 हो जाएगा। तो यहाँ से K का मान क्या आ जाएगा, इस तीन को हम बराबर की दूसरी साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3। तो K का मान यहाँ से क्या आ गया 6। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी K का मान 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, लेकिन -6 नहीं आ रहा है। यहाँ पे -6 नहीं आ रहा है, यहाँ पे K के 2 मान है लेकिन यहाँ पे K का 1 ही मान है। अतः हम K का 1 मान हमें मिल गए हैं, K का मान है जो 6 है। तो यहाँ से K के मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों समीकरण में दोनों में आ रहा है, जो हमें दोनों प्रतिबंध निकाले हैं उन दोनों में K का मान 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे K बराबर 6 के लिए दिए गए युग्म, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे हमें K का मान 6 लेना होगा, तभी हमें यहाँ पे इन दोनों समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5।